नमस्कार, DBN टीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में जानेंगे इजराइल से संघर्ष के बीच ईरान में भूकंप के 2 झटकों का क्या है कारण। देखेंगे 7 दिनों से भारत में क्यों खड़ा है ब्रिटिश फाइटर जेट F-35। जानेंगे पाक ने ट्रंप के नाम की सिफारिश तो की, लेकिन आसान क्यों नहीं है नोबेल पुरस्कार मिलना। देखेंगे बिहार में नीतीश का मास्टर स्ट्रोक और बुलेटिन के आखिर में बात होगी इजराइल के हमले से गुस्साई सोनिया गांधी की। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। इजराइल से संघर्ष के बीच ईरान में भूकंप के 2 झटकों से दहशत में आए लोग, परमाणु गतिविधियों से हो सकता है संबंध। दिल्ली में 10 बांग्लादेशी घुसपैठिए हुए गिरफ्तार, होटल में छिपकर रह रहे थे सभी, डिपोर्टेशन की प्रक्रिया हुई शुरू। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा पेंशन में 3 गुना बढ़ोतरी। गुरुग्राम में ड्रग रैकेट का भंडाफोड़, 1 करोड़ की कीमत के नशीले पदार्थ के साथ 7 नाइजीरियन हुए अरेस्ट। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी शहर में नदी में नहाते समय डूबे 2 भाई, दोनों की मौत, 17 घंटे बाद बरामद हुआ शव। यूपी कैबिनेट ने अर्बन ग्रीन पॉलिसी को दी मंजूरी, मियावाकी जंगल, रूफटॉप गार्डन और ग्रीन बिल्डिंग्स पर होगा काम। अलवर में हादसे पर 2 दिन में 26 हादसे, प्रेग्नेंट महिला घायल, मरम्मत में लापरवाही से लोग भड़के। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में 2 महिला समेत 4 लोग नदी में डूबे, 20 घंटे बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। एयर इंडिया के खिलाफ DGCA का बड़ा एक्शन, 3 अधिकारियों पर गिरी गाज। पावर कट से परेशान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्रालय में चर्चा के दौरान कटी बिजली। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से तीसरे विमान की हुई लैंडिंग, अब तक 517 भारतीयों की हुई वापसी। ये तो थी हेडलाइंस। अब चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबरों की। ईरान और इजराइल में जारी सैन्य तनाव के बीच ईरान में आए लगातार 2 भूकंपों ने नया संदेह खड़ा कर दिया है। शुक्रवार शाम 9:19 पर ईरान के सेमनान प्रांत में 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। ये झटका 10 किलोमीटर की गहराई पर था, जिससे तेहरान समेत कई इलाकों में झटके महसूस किए गए। तो वहीं इससे पहले 15 जून को फोर्डो के पास 2.5 तीव्रता का हल्का भूकंप भी दर्ज किया गया था, जो कथित तौर पर इजरायली हवाई हमलों के बाद आया। इन दोनों भूकंपों के समय और जगहों ने परमाणु गतिविधियों को लेकर चल रही अटकलों को और बल दे दिया है, खासकर तब जब नंताज और इब्सहान और फोर्डो जैसे परमाणु ठिकानों पर इजरायली हमलों की खबरें सामने आई और सैटेलाइट तस्वीरों में नुकसान के संकेत मिले। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि अल्पाइन हिमालयन सेस्मिक बेल्ट पर स्थित है और वहां हर साल औसतन 2000 से अधिक भूकंप आते हैं, जिनमें 15-16 भूकंप की तीव्रता 5 या उससे अधिक होती है। साल 2006 से 2015 के बीच ईरान में 96,000 से अधिक भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। USGS और CTBTO जैसे संगठनों के मुताबिक परमाणु विस्फोट भूकंपीय तनाव को ट्रिगर कर भूकंप पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये आमतौर पर विस्फोट से कम तीव्रता के होते हैं और कुछ किलोमीटर के दायरे तक सीमित रहते हैं। प्राकृतिक भूकंप में P वेव और S वेव दोनों होते हैं, जबकि न्यूक्लियर ब्लास्ट मुख्यतः P वेव उत्पन्न करता है। बार्कले सीस्मोलॉजी लैब और नेशनल जियोग्राफिक के अनुसार भूकंपीय तरंगों के विश्लेषण से दोनों के बीच अंतर किया जा सकता है। CTBTO और स्वतंत्र भूकंप विशेषज्ञों का विश्लेषण दर्शाता है कि सेमनान और फोर्डो के भूकंप प्राकृतिक भूकंपीय गतिविधियों के अनुरूप हैं।
ब्रिटेन की रॉयल नेवी का एक अत्याधुनिक F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट केरल के तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पिछले 7 दिनों से खड़ा है। ये जेट 14 जून की रात करीब 9:30 बजे से इमरजेंसी लैंडिंग करते हुए उतरा था। शुरुआत में इसकी लैंडिंग का कारण ईंधन की कमी बताया गया था। ये लड़ाकू विमान HMS प्रिंस ऑफ वेल्स नामक ब्रिटिश विमान वाहक पोत से उड़ान भर रहा था और भारत के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र से बाहर नियमित प्रशिक्षण उड़ान में शामिल था। इसी दौरान जेट को तिरुवनंतपुरम की ओर मोड़ दिया गया, जिसे पहले से आपातकालीन रिकवरी एयरफील्ड के रूप में चिन्हित किया गया था। भारतीय वायुसेना यानी IAF के अधिकारियों ने बताया कि विमान ने सुरक्षित लैंडिंग की और उसे ईंधन भरने सहित सभी जरूरी सहयोग तुरंत उपलब्ध कराए गए, लेकिन उड़ान से पहले जेट में हाइड्रोलिक प्रणाली में खराबी आ गई, जिससे वह फिर उड़ान नहीं भर सका। ब्रिटिश विमान वाहक पोत से एक तकनीकी टीम को जेट की मरम्मत के लिए तैनात किया गया है, लेकिन वे तकनीकी खराबी ठीक करने में सफल नहीं हो सके। अब ब्रिटेन से एक बड़ी तकनीकी टीम को केरल भेजने की तैयारी है, जो विमान में आवश्यक तकनीकी मरम्मत का कार्य करेगी। अगर मरम्मत स्थल पर ही समस्या का समाधान संभव नहीं हुआ तो अधिकारियों ने संकेत दिया है कि इस उच्च तकनीकी फाइटर जेट को सैन्य कार्गो विमान के जरिए वापस ले जाया जा सकता है। अब ये प्रक्रिया विमान की स्थिति और तकनीकी मूल्यांकन पर निर्भर करेगी। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट अधिकारियों ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि विमान में लैंडिंग के बाद से तकनीकी खामी बनी हुई है। फिलहाल भारतीय अधिकारी अतिरिक्त ईंधन भरने की औपचारिक मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि मरम्मत कार्य पूरा होने पर विमान को उड़ान भरने के लिए तैयार किया जा सके। पाकिस्तान ने अमेरिका का एहसान चुकाने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्हाइट हाउस में लंच हुआ। इस लंच के बाद से ही पाकिस्तान ने नोबेल पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान ने जो ट्रंप के नाम की सिफारिश की है, इसका कनेक्शन भी भारत से ही है। दरअसल भारत ने जब पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, तब दोनों देशों के बीच 4 दिनों तक तनाव रहा। वार पलटवार का सिलसिला जारी रहा। इसी के बाद पाकिस्तान ने भारत से इस ऑपरेशन को रोकने का आग्रह किया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि दोनों देशों के बीच उन्होंने सीज फायर करवाया है। पाकिस्तान ने ट्रंप के इसी हस्तक्षेप का एहसान चुकाने के लिए अब ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर दिया है। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से सिफारिश कर देने से ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दे दिया जाएगा? क्या पाकिस्तान के इस कदम से ही ट्रंप ये पुरस्कार हासिल करने वाले अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बन जाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब यहाँ हम आपको देने जा रहे हैं। बता दें कि दरअसल नोबेल शांति पुरस्कार हासिल करने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। इसको हासिल करने का क्या प्रोसेस है, कैसे मिलता है, कौन डिसाइड करता है कि किसको दिया जाएगा, इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये पुरस्कार होता क्या है। ये जानने से पहले कि इस पुरस्कार को हासिल करने की प्रक्रिया कितनी लंबी है, ये जान लेना जरूरी है कि ये पुरस्कार आखिर है क्या, किसको दिया जाता है। जब हम नोबेल पुरस्कार की बात कर रहे हैं तो ये जान लेना जरूरी है कि नोबेल शांति पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत से हुई थी। ये अवार्ड केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, शांति और साहित्य, पहली बार ये पुरस्कार साल 1901 में दिया गया था। शांति की कैटेगरी में ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्रों के बीच भाईचारा बढ़ाने, हथियारों की संख्या को कम करने और शांति सम्मेलन आयोजित करने में खास योगदान दिया है। अब इसी के चलते ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये इतनी जल्दी या इतनी आसानी से नहीं दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद के मौके पर बड़ा ऐलान किया है। राज्य में सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भारी बढ़ोतरी की गई है। बुजुर्गों के साथ सभी कोटि के लाभुकों को अब 400 के बदले 1100 रुपए प्रति माह मिलेंगे। हर महीने की 10 तारीख को इसका भुगतान कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीएम ने इसकी जानकारी दी है। बिहार में लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। जुलाई महीने से नई दर
पेंशन का भुगतान शुरू हो जाएगा। जीविका दीदियों को भी अब समूह लोन के तौर पर 3 लाख की जगह 5 लाख तक की राशि दी जाएगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार बनने पर इस 1500 तो वहीं प्रशांत किशोर ने 2000 करने का ऐलान किया था। नीतीश कुमार ने फेसबुक पर पोस्ट किया है कि ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांग जनों को अब हर महीने 400 रुपए की जगह 1100 रुपए पेंशन मिलेगी। सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से पेंशन बढ़ी हुई दर पर मिलेगी। सभी लाभार्थियों के खातों में ये राशि महीने की 10 तारीख को भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। सीएम ने कहा है कि वृद्धजन समाज का अनमोल हिस्सा है और उनका सम्मानजनक जीवन यापन सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील रहेगी। इससे 1 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को काफी मदद मिलेगी। बिहार में इसी साल चुनाव भी होने वाले हैं। सभी दलों की महिलाओं और बुजुर्गों पर नजर है। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने पहले ही कहा था कि उनकी सरकार बनती है तो पेंशन की राशि को 400 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया जाएगा। प्रशांत किशोर ने इसे 2000 तक करने की बात कही थी। तर्क दिया जा रहा था कि महंगाई के इस दौर में 400 रुपए से कुछ नहीं होता है। इस बीच महिला संवाद के मौके पर नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। बिहार की आधी आबादी को नीतीश कुमार का मजबूत वोट बैंक भी माना जाता है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव पर एक लेख लिखा है। उन्होंने ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा की है, साथ ही मोदी सरकार के रुख पर चिंता जाहिर की। सोनिया गांधी के लेख का शीर्षक है, भारत की आवाज को सुनने के लिए अभी भी बहुत देर नहीं हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके इस लेख को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर शेयर किया है। सोनिया गांधी ने लेख में लिखा है कि ईरान भारत का पुराना मित्र रहा है और हमेशा से भारत और ईरान के संबंध अच्छे रहे हैं। उन्होंने ईरान और भारत की दोस्ती का उदाहरण देते हुए कहा कि 1994 का जम्मू कश्मीर मुद्दा सबसे यादगार है, क्योंकि जब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था तो उस समय ईरान ने भारत का साथ देकर उस प्रस्ताव को रुकवाने में मदद की थी। सोनिया गांधी ने बताया कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने अपने पुराने शासन की तुलना में भारत का बहुत अधिक सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि हालांकि ईरान के पुराने शासन यानी शाही राज्य ईरान ने 1965 और 1971 के युद्धों में पाकिस्तान का साथ दिया है। सोनिया गांधी ने अपने लेख में बताया कि पिछले कुछ दशकों से भारत और इजराइल के रणनीतिक संबंध भी मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस अनूठी स्थिति में भारत के पास शांति और संवाद का पुल बनने की कूटनीतिक ताकत और नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि ये केवल एक अमूर्त सिद्धांत नहीं है, बल्कि उन सभी नागरिकों की सुरक्षा की बात है जो पश्चिम एशिया के देशों में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए सरकार को विदेशी कूटनीति में अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी। सोनिया गांधी ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास की तरफ से किए गए इजराइल पर हमले की निंदा की है। उन्होंने इजराइल की तरफ से हमास पर की गई जवाबी कार्रवाई को भी भयावह और असंगत बताया है। वहीं आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए DBN TV न्यूज़ के साथ।